गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। मैं पल्लवी गौड़ आज की इस वीडियो में आपको क्रिया के भेद, रचना के आधार पर अथवा कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं अर्थात सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाली हूँ। तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें क्योंकि ये वीडियो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो साथियों, मेरी वीडियो को पूरा देखने से पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हाँ, मुझे शेयर अवश्य करें। चलिए अब हम अपनी टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। साथियों, पिछली 2 वीडियो से हम लोग क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, जहां मैंने पिछली वीडियो में सबसे पहली वीडियो में आपको क्रिया के बारे में परिचय, क्रिया के का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, क्रिया के परिवर्तन की क्या नियम है, इसके बारे में विस्तार से बताया था। और अपनी दूसरी वीडियो में मैंने क्रिया के रूप अर्थात धातु के बारे में बताया, जहां मैंने आपको धातु की परिभाषा, धातु के बारे में विशेष बातें जो ध्यान रखने योग्य हैं, साथ ही धातु के भेद, सामान्य धातु, नाम धातु, प्रेरणार्थक धातु इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया। तो आप मेरी वो वीडियो अवश्य देखें। तो चलिए साथियों, अब हम अपनी वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं और टॉपिक पर बात करते हैं। क्रिया के भेद। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्रिया से आशय वे शब्द जो किसी कार्य के करने के बारे में बताएं या कार्य होने की स्थिति के बारे में बताएं, क्रिया कहलाते हैं। यहां पर हम कुछ उदाहरण देखते हैं। राम स्कूल जा रहा है। राम स्कूल जा रहा है। घोड़ा दौड़ता है। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। कुत्ता भौंकता है। राजा ने ब्राह्मण को दान दिया। तो राम स्कूल जा रहा है। जाना क्रिया है। कौन जा रहा है? राम। और कहां जा रहा है? स्कूल। घोड़ा दौड़ता है में घोड़ा की क्रिया बताई जा रही है कि वो दौड़ रहा है। वहीं पर एक वाक्य है, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। इसमें रमेश क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। पर क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। कुत्ता भौंकता है में कुत्ता क्या कर रहा है? कि भौंक रहा है। और राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, तो राजा ने किसको दान दिया? ब्राह्मण को। तो यहां पर वाक्य 2 प्रकार के आए हैं। एक वाक्य तो ये कि जिसमें सीधे सीधे जो कर्ता है, जो कर्ता कार्य कर रहा है, उसके बारे में बताया गया कि घोड़ा दौड़ता है, सीधे कर्ता का कार्य बता दिया गया। लेकिन दूसरा ही वहां पर एक ऐसा वाक्य आया है कि राम स्कूल जा रहा है। इसमें राम की क्रिया तो बताई गई कि वो जा रहा है, लेकिन साथ में यह भी बताया गया कि वो कहां जा रहा है, यानी कि स्कूल। अर्थात यहां पर कर्म के बारे में भी बात की गई। तो क्रिया के भेद के 2 आधार हैं। पहला तो है रचना के आधार पर या कर्म के आधार पर, और दूसरा भेद है प्रयोग अथवा संरचना के आधार पर। तो आज हम इस वीडियो में आपको रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं उनके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो देखिए साथियों, रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। रचना के आधार पर या कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। नंबर 1 अकर्मक क्रिया और नंबर 2 सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या है? देखिए, अकर्मक 2 शब्दों के मेल से बना है। अधन कर्मक। आ का अर्थ होता है साथियों बिना, और कर्मक यानी कर्म के, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया करते हुए तो दिखाई जाए पर वहां पर कर्म अनुपस्थित हो, यानी क्रिया के साथ कर्म का कोई भी उपस्थिति ना हो, वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। कैसे? अब हम थोड़ा समझते हैं। बच्चे घर आ गए। घोड़ा दौड़ता है। सोहन बैठा है। मुझे तैरना नहीं आता। तो मैंने ऊपर भी बताया कि घोड़ा दौड़ता है। घोड़े की क्रिया क्या हो रही है? कि दौड़ रहा है वो। ठीक है। तो यहां पर ये जो वाक्य है घोड़ा दौड़ता है, इसमें जो क्रिया है इसका सीधा प्रभाव घोड़े के ऊपर पड़ रहा है। यानी कि एक ही प्रश्न बनता है कि क्रिया किसके द्वारा जुड़ी है? किससे जुड़ी है? घोड़े से, यानी कि कर्ता से जुड़ी है। बैठा, सोहन बैठा है। तो बैठा, कौन बैठा? सोहन। तो जो क्रिया बैठा है, बैठा शब्द जो क्रिया शब्द है, इसका सीधा संबंध किससे हो रहा है? सोहन से। यानी कि बीच में और कोई संबंध सूचक वाक्य नहीं है, या क्रिया का प्रभाव और किसी शब्द पद पर नहीं पड़ रहा है, वाक्य पद पर नहीं पड़ रहा है। तो इस प्रकार से इन वाक्यों में मुझे तैरना नहीं आता,
मुझे तैरना नहीं आता। तो तैरना जो क्रिया है या आता जो क्रिया है, इसका सीधा संबंध मुझे से आ रहा है, यानी कि यहां पर किसी और वाक्य पद से इन क्रियाओं का संबंध नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से इन वाक्यों में कर्म का अभाव है, क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। अगर साधारण से शब्दों में मैं कहूं तो सीधी सीधी बात यह है कि जिस वाक्य को पढ़कर ये क्लियर हो जाए कि इस क्रिया में ये जो इस वाक्य में जो कार्य किया जा रहा है इसका संबंध किससे है ना। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जब वाक्य आते हैं कर्मक और सकर्मक के, तो उनको पढ़ते समय आप उसका एक अर्थ निकाला करें। अर्थ यानी संबंध सूचक अर्थ, कि वाक्य में जो क्रिया है उसका सीधा संबंध किससे है, मतलब मेन बात किसके बारे में की जा रही है, मेन बात क्या है ना। जैसे राम ने, या उदाहरण मैं ऊपर देती हूं कि राम ने ब्राह्मण को दान दिया, तो यहां पर बात तो राम की हो रही है कि राम ने दान दिया, मेन बात तो ये है दान दिया। पर दूसरा प्रश्न उपस्थित हो जाता है यहां पर कि किसको, तो ब्राह्मण को। तो यहां पर बीच में ब्राह्मण भी आ गया। तो जब क्रिया और कर्ता के बीच में कोई तीसरा संबंध पद आ जाए तो वहां पर सकर्मक क्रिया होगी, और जहां पर सीधे कर्ता से संबंध जुड़ रहा हो वहां पर अकर्मक क्रिया होगी। तो इस स्थिति में अकर्मक क्रिया की मैं आपको साधारण शब्दों में परिभाषा बता देती हूं कि वे क्रियाएं जिनमें कर्म नहीं पाया जाता, वे क्रियाएं जिनमें कर्म नहीं पाया जाता और ना ही कर्म की अपेक्षा रहती है, अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। यानी कि जहां वाक्य में कर्म उपस्थित ना हो या कर्म से कोई संबंध ना हो वहां पर अकर्मक क्रियाएं होगी। इन क्रियाओं का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। तो अकर्मक क्रिया से आशय क्या हुआ, देखिए अकर्मक क्रिया की परिभाषा है कि जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यह कर्म की अपेक्षा नहीं रखती से आशय है कर्म से जिसका संबंध ना हो या जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़ता हो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए राकेश रोता है, सीधी बात है, रोना जो क्रिया हो रही है वो राकेश यानी कर्ता के बारे में हो रही है, यहां पर कोई और अन्य प्रश्न उपस्थित नहीं होता। तो राकेश रोता है। अगर मैं ये कह दूं राकेश भूख के कारण रोता है, तो राकेश के रोने का कारण भूख है, तो रोना और भूख एक दूसरे से जुड़ गए, तो यहां पर कर्म उपस्थित हो गया भूख के रूप में। बस चलती है, सीधा चलने की क्रिया बस कर्ता पर पड़ रही है। लेकिन अगर यहां यह कह दिया जाए कि बस आगरा से चलती है, तो यहां पर चलने की क्रिया का प्रभाव कर्म से भी जुड़ गया, तो यहां पर वो फिर सकर्मक हो जाएगी। अभी बस चलती है, सीधा क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, तो यहां पर अकर्मक क्रिया है। सांप रेंगता है, तो ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि रेंगने की जो क्रिया हो रही है वो सीधे सांप पर प्रभाव डाल रही है, सांप से सीधा संबंध है, तो सांप रेंगता है। शेर पेड़ के नीचे बैठा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सभी अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। इन वाक्यों में कर्म अनुपस्थित है और क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, तो यहां पर यह अकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक क्रिया में कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें पहचान कर आप आसानी से परीक्षा में सही उत्तर चुन सकते हैं। अकर्मक क्रिया के जो शब्द हैं अक्सर क्या होते हैं, हंसना, रोना, आना, जाना, उड़ना, बैठना, चलना, खाना, भागना, तैरना, सोना, उगना, जीना, ठहरना, चमकना, डरना, मारना, मरना, जागना, कूदना, डोलना इत्यादि। ये ज्यादातर शब्द ऐसे हैं जो कि अकर्मक क्रिया के शब्द अकर्मक वाक्यों में जहां पर अकर्मक क्रिया होती है वहां पर ये प्रयुक्त होते हैं। इनके अलावा भी कई शब्द हैं, पर मुख्य शब्द ये अक्सर सामने आ जाते हैं देखने में। विशेष बात, अकर्मक क्रिया के बारे में कुछ बातें विशेष हैं जिनके बारे में जानना अति आवश्यक है साथियों। तो वो विशेष बात क्या है, देखिए। अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया शब्द से क्या, किसे और किसको, जब आपकी परीक्षा में अकर्मक और सकर्मक पहचानने को आए तो अपने वाक्य को पढ़ते हुए आप उस वाक्य में क्या, किसे और किसको, ये 3 प्रकार के प्रश्न पूछें। यदि इन प्रश्नों को पूछने के बाद उत्तर नहीं मिलता, कोई उत्तर ना निकले, तो वहां पर वो अकर्मक क्रिया होगी। कैसे,
नर्तकी नाच रही है। अगर इसमें प्रश्न लगाएंगे नर्तकी क्या नाच रही है तो उत्तर नहीं मिलेगा। नर्तकी किसे नाच रही है तब भी उत्तर नहीं मिलेगा। नर्तकी किसको नाच रही है तब भी उत्तर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि यह अकर्मक क्रिया का वाक्य है। चिड़िया चहक रही है, चिड़िया क्या चहक रही है, चिड़िया किसे चहक रही है, चिड़िया किसको चहक रही है, कोई इस प्रकार का वाक्य प्रश्न बनता ही नहीं है। तो आप क्या प्रश्न पूछें वाक्य में, क्या, किसे और किसको, ये प्रश्न अवश्य पूछें। यदि आपको उत्तर नहीं मिलता है तो वहां पर अकर्मक क्रिया होगी। प्रतीक तैर रहा है, साधारण सी क्रिया है, तैर रहा है, इसमें कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता कि क्या तैर रहा है, किसे तैर रहा है या किसको तैर रहा है। समझे साथियों? मेरे पास बैठो, मेरे पास क्या बैठो, मेरे पास किसे बैठो, मेरे पास किसको बैठो, कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। इसी तरीके से वह जाएगा, वह किसे जाएगा, वो क्या जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से इन 3 शब्दों से आप प्रश्न करके पूछें। यदि आपको कोई भी उत्तर नहीं मिलता है तो वहां पर वो अकर्मक क्रिया होगी। अर्थात जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल भी कर्ता पर ही पड़े, वह अकर्मक क्रिया होती है। जहां पर वाक्य में क्रिया करने वाला कर्ता हो, है ना, और उसका परिणाम भी कर्ता पर ही पड़े, या डायरेक्ट मैंने समझाया कि जहां क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े, सीधे कर्ता से संबंधित हो, कोई अन्य वाक्य पद वहां पर बीच में उपस्थित ना हो, तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। वह खेल रहा है ना, वह क्रिकेट खेल रहा है। यदि क्रिकेट बीच में आ गया तो यहां पर कर्म उपस्थित हो गया, प्रश्न हो जाएगा वह क्या खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है, आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन अगर वहां पर लिखा हुआ कि वह खेल रहा है तो वहां पर आपको कोई प्रश्न नहीं बनेगा। अगर वाक्य लिखा है वह क्रिकेट खेल रहा है तो आप उस वाक्य का प्रश्न बना सकते हैं कि वो क्या खेल रहा है, उत्तर क्रिकेट। तो समझ गए आपको क्या प्रश्न पूछना है, क्या, किसे और किसको। यदि आप इन प्रश्नों को उस वाक्य से लगा देते हैं और वहां पर आपको उत्तर उस वाक्य में से मिल जाता है तो समझ लीजिए कि वो अकर्मक क्रिया नहीं है, फिर वो सकर्मक क्रिया है। समझे साथियों? क्रिया में कर्म के आधार पर दूसरी क्रिया है सकर्मक क्रिया। सधन कर्मक, स का अर्थ होता है साथ और कर्मक का अर्थ है कर्म के, यानी कि जहां पर वाक्य में क्रिया कर्म के साथ उपस्थित हो, अकर्मक का अपोजिट सकर्मक क्रिया है। कुछ उदाहरण से हम इसको समझते हैं। देखिए, कारीगर कालीन बुन रहा है, कारीगर कालीन बुन रहा है। अब कारीगर बुन रहा है, यदि कारीगर बुन रहा है अकेला लिखा है तो आप क्या, किसे और क्यों लगा ही नहीं सकते हैं, है ना। लेकिन अगर यहां पर प्रश्न आ गया कारीगर कालीन बुन रहा है, अब प्रश्न पूछिए आप कारीगर क्या बुन रहा है, उत्तर मिल जाएगा कालीन। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर उत्तर मिल रहा है, तो सीधी सी बात है कि यहां पर कर्म उपस्थित है। तो ऐसे वाक्य जिनमें कर्म उपस्थित हो, क्रिया कर्म के साथ आई हो, क्या, किसे और किसको इन प्रश्नों के लगाने पर उत्तर मिल रहा हो, तो वहां पर वो सकर्मक क्रिया होगी। देखिए, कारीगर कालीन बुन रहा है, मां ने खीर बनाई, क्या बनाया, खीर बनाई। राम साइकिल चला रहा है, क्या चला रहा है, साइकिल, उत्तर मिल रहा है आपको। विनय ने अशोक को पेन दिया, विनय ने किसे पेन दिया, अशोक को। नेहा आम खाती है, नेहा क्या खाती है, आम। तो इन वाक्यों में कर्म उपस्थित है और क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। अर्थात वे क्रियाएं जिनमें कर्म पाया जाता है अथवा कर्म की अपेक्षा रहती है, वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है, सधन कर्मक, कर्म के साथ जो क्रिया हो वो सकर्मक क्रिया। इन क्रियाओं का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है। देखिए, सीधा प्रभाव को पहले समझ लें कि सीधे प्रभाव से मेरा क्या आशय है। कारीगर बुन रहा है, तो कारीगर बुनना एक क्रिया है, तो यहां पर कारीगर का सीधा संबंध बुनने से है कि काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है, कि बुनाई कर रहा है
तो यहां पर सीधा संबंध कर्ता से है, कोई यहां पर भ्रम वाली स्थिति नहीं है। सीधा क्रिया का प्रभाव कर्ता पर है कि आपका वाक्य बता रहा है कि कारीगर क्या कर रहा है, कि भाई बुनाई कर रहा है। अब अगर यहां पर आ जाए कि कारीगर कालीन बुन रहा है, तो कारीगर काम तो बुनाई का कर रहा है, पर वो स्वेटर बुन रहा है ना, कि वो क्या बुन रहा है ये उपस्थित नहीं है। तो अगर उत्तर मिल जाए कि वो कारीगर कालीन बुन रहा है, तो कार्य किसके बारे में किया जा रहा है या किस अपेक्षा से किया जा रहा है, ये यहां पर स्पष्ट हो गया कि वो स्वेटर नहीं बुन रहा, वो कालीन बुन रहा है। तो क्रिया किसके लिए की जा रही है, किस उद्देश्य से की जा रही है, यदि वो उद्देश्य उपस्थित हो जाता है तो वो वहां पर सकर्मक क्रिया यानी कि वहां कर्म उपस्थित हो जाता है कि किस कर्म से वो क्रिया की जा रही है। समझ गए साथियों? मां ने बनाई, अब मां ने क्या बनाई, रोटी बनाई कि सब्जी बनाई, लेकिन यहां पर जब ये स्पष्ट नहीं है कि मां ने क्या चीज बनाई तो वहां पर अकर्मक है। लेकिन अगर कर्म उपस्थित हो गया, ये पता चल गया कि मां ने बनाई या मां बना रही है, मां बना रही है। अब क्या बना रही है? भाई मां खीर बना रही है। तो बनाने का जो उद्देश्य है, बनाने का जो कर्म है, वो खीर बनाने से स्पष्ट हो गया कि मां ने क्या बनाई, खीर बनाई है। तो यहां पर ये कर्म उपस्थित हो गया। तो कर्म अब आप समझ गए कि जहां पर आपको ये समझ में आ जाए कि कर्ता जो क्रिया कर रहा है उसके पीछे उद्देश्य क्या है, वो क्रिया किससे संबंधित होकर कर रहा है, किसके द्वारा वो क्रिया की जा रही है या किस उद्देश्य से वो क्रिया की जा रही है या वो किसके लिए क्रिया की जा रही है। जब इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो वहां पर सकर्मक क्रिया होगी। विनय ने अशोक को पेन दिया, विनय ने पेन दिया, अगर ये आ गया विनय ने पेन दिया या विनय ने दिया, तो स्पष्ट नहीं है कि विनय ने क्या दिया, किसे दिया। पर विनय ने अशोक को पेन दिया, तो यहां पर स्पष्ट हो गया कि यहां पर जो देने की क्रिया है वो किससे संबंधित होकर की गई, कि अशोक से संबंधित। क्या देने के द्वारा उपस्थित हुई, पेन देने के द्वारा। तो विनय ने दिया क्या, पेन, किसको, अशोक को। तो यहां पर दो कर्म उपस्थित हो गए कि दिया क्रिया जो है, जो दिया जो क्रिया शब्द है, इसका संबंध अशोक से और पेन से जुड़ गया, केवल कर्ता से नहीं रहा। मेरा मतलब यह है कि मान लीजिए आपको पेन दिया और मैंने आपसे पूछा कि भाई ये पेन किसने दिया, और आपने उत्तर दिया कि अशोक ने दिया। तो अशोक ने दिया, इतना छोटा सेंटेंस, इसमें केवल अकर्मक क्रिया है कि अशोक ने दिया, है ना। क्या दिया ये नहीं है, तो दिया का सीधा संबंध अशोक से है, तो यहां पर तो अकर्मक हो गया। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पेन किसने दिया, तो आपने अगर मेरे से कहा पूरा वाक्य कि मुझे ये पेन अशोक ने दिया, तो यहां पर सकर्मक हो जाएगा, क्योंकि पेन भी तुमने स्पष्ट कर दिया और अशोक ने भी स्पष्ट कर दिया कि अशोक ने दिया। तो यहां पर कर्म उपस्थित हो गया, यानी कि पेन का संबंध, देने का संबंध पेन से और अशोक से जुड़ गया। तो अब क्लियर हुआ आपको कि जहां पर क्रिया का संबंध केवल कर्ता अकेले से ना जुड़कर अन्य वाक्य पदों में कर्म से जुड़ जाए तो वहां पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। परिभाषा देख लेते हैं थोड़ा सा। जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा होती है या कर्म पाया जाता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है साथियों, उदाहरण से समझते हैं। अनीता खाना बना रही है। अब अगर यहां पर मैं खाना छुपा दूं, ठीक है, अनीता बना रही है, अगर बनाना अनीता बना रही है। अब मान लीजिए आपके यहां मेहमान आए, ठीक है, आपने कहा किसी से कि चाय कौन बना रहा है, उत्तर मिला अनीता बना रही है। तो इस बनाने में ये उस पर बनाना क्रिया हो गया। अब यहां पर बना शब्द अनीता से जुड़ा है, तो ये तो अकर्मक हो गया कि बना रही है, कुछ बना रही है। लेकिन अगर यहां पर ये हो जाए कि खाना बना रही है, तो यहां पर बनाने का संबंध खाने से जुड़ गया कि अनीता जो क्रिया कर रही है उसका उद्देश्य क्या है, वो किस दिशा में कर रही है, कि खाना बना रही है। तो यहां पर स्पष्ट हो गया कि वो चाय बना रही है कि खाना बना रही है। ठीक है, तो जहां पर क्रिया का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, क्रिया का संबंध स्पष्ट हो जाता है, वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। शीला ने खाया, शीला ने खाया। अब क्या खाया, भोजन किया है, मतलब खाना खाया है कि केला खाया है कि अमरूद खाया है, कुछ नहीं पता। शीला ने खाया,
तो यदि शीला ने खाया अकेला लिखा है तो अकर्मक, क्योंकि उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, संबंध स्पष्ट नहीं है, केवल खाने का संबंध शीला से डायरेक्ट है। तो जब डायरेक्ट संबंध कर्ता से है तो अकर्मक। लेकिन अगर यहां स्पष्ट हो जाए कि शीला ने सेब खाया तो उत्तर मिल रहा है शीला ने क्या खाया, उत्तर सेब। तो सेब का उत्तर मिलते से ये सकर्मक क्रिया हो गई। हरीश फुटबॉल खेलता है। हरीश क्या खेलता है, फुटबॉल, उत्तर मिल रहा है आपको। रोहित अजय को बुला रहा है। रोहित बुला रहा है, अगर इतना लिखा आ जाए तो अकर्मक, क्योंकि बुलाने की क्रिया रोहित से जुड़ गई डायरेक्ट। तो रोहित बुला रहा है में तो अकर्मक हो गया। पर अगर किसको बुला रहा है ये उत्तर मिल जाता है कि अजय को, तो इस बुलाने की क्रिया का संबंध अजय से भी जुड़ गया। ठीक है, तो जहां वाक्य में कर्ता के साथ कर्म भी उपस्थित हो जाता है वहां पर सकर्मक क्रिया हो जाती है। कुछ सकर्मक शब्दों को समझ लेते हैं। खाना, पीना, पढ़ना, बनाना, काटना, बोना, लिखना, धोना, सुखाना, भरना, मारना, चबाना इत्यादि। ये सभी शब्द सकर्मक क्रिया में अक्सर देखे जाते हैं। समझे साथियों? कुछ और गहराई से समझते हैं। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है, यहां पढ़ना क्रिया का व्यापार श्याम के द्वारा किया गया। कि पढ़ता कौन है, श्याम पढ़ता है। मेन तो व्यापार का मतलब कार्य करना श्याम है ना। किंतु इस व्यापार का फल या प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है। कि यहां प्रश्न मिल रहा है श्याम क्या पढ़ता है, कि पुस्तक। तो यहां पर श्याम और पढ़ने के बीच में पुस्तक भी उपस्थित है, तो क्रिया का संबंध पुस्तक से भी है, क्योंकि यहां स्पष्ट है कि श्याम पुस्तक पढ़ता है। अगर हम पुस्तक को हटा देते हैं तो यह समझ में नहीं आएगा कि पत्र पढ़ रहा है, कि कविता पढ़ रहा है, कि कहानी पढ़ रहा है, कि पुस्तक पढ़ रहा है, कि अखबार पढ़ रहा है या पत्रिका पढ़ रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं होगा। तो जहां श्याम पढ़ता है वहां पर कर्म अनुपस्थित है, लेकिन अगर पुस्तक लगते से यहां कर्म उपस्थित हो जाएगा। तो इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। सकर्मक के बारे में कुछ विशेष बातें हम जानते हैं। देखिए, सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया शब्दों से क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करना चाहिए। अकर्मक में भी करना चाहिए, सकर्मक में भी करना चाहिए। क्या, किसे और किसको, पर अंतर कहां आ जाता है। यदि उत्तर में कोई निर्जीव वस्तु या पदार्थ का उत्तर प्राप्त हो तो वहां क्रिया का कर्म होता है, अर्थात सकर्मक क्रिया होती है। देखिए, अकर्मक में तो उत्तर मिलेगा ही नहीं, लेकिन किंतु जहां सकर्मक वाक्य, क्रिया वाला वाक्य होगा, वहां पर जब आप क्या, किसे और किसको लगाकर प्रश्न पूछेंगे तो आपको कोई निर्जीव वस्तु या पदार्थ का उत्तर अवश्य प्राप्त होगा। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। किसान बीज बो रहा है, प्रश्न उत्तर लगाइए। क्या बो रहा है, उत्तर मिल रहा है बीज। किसान क्या बो रहा है, उत्तर है बीज। तो किसान बीज बो रहा है, यहां पर बोने का संबंध आपका बीज से जुड़ गया। किसान कार्य कर रहा है, किंतु वो किस दिशा में, किस उद्देश्य से कार्य कर रहा है, बीज बोने के उद्देश्य से। तो यहां पर क्या लगाने पर आपको उत्तर मिल रहा है। इसी तरीके से नीता बाल सुखा रही है। भाई, नीता सुखा रही है, अब क्या सुखा रही है, कपड़े सुखा रही है, कि मिर्ची सुखा रही है, या कोई अनाज सुखा रही है, गेहूं सुखा रही है, कुछ नहीं पता। पर यहां पर नीता बाल सुखा रही है में जब क्या लगाएंगे तो उत्तर आ जाएगा बाल। तो नीता कार्य कर रही है सुखाने का, पर वो किस उद्देश्य से कर रही है, बाल सुखाने के उद्देश्य से। बाल सुखा रही है वो, तो क्या लगाने पर इन वाक्यों में उत्तर मिल रहा है। इसी तरीके से रजनीश जूस पी रहा है। रजनीश जूस पी रहा है, क्या पी रहा है भाई, उत्तर मिल रहा है जूस पी रहा है ना। विनय राहुल को बुला रहा है। विनय बुला रहा है, किसे बुला रहा है, राहुल को, आपको उत्तर मिल रहा है। या किसको बुला रहा है, राहुल को, आपको उत्तर मिल रहा है। तो पहली बात कि सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में जब भी आप कोई वाक्य पढ़ें और वहां पर आपसे पूछा जाए कि इस वाक्य में अकर्मक है या सकर्मक, तो सबसे पहले आपको क्या, किसे और किसको लगाकर प्रश्न करना है। यदि आपको उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक, और अगर उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक। दूसरी विशेष बात क्या है ये हम समझ लेते हैं। दूसरी विशेष बात है, सकर्मक के लिए किसी वस्तु के लिए की आवश्यकता होती है। वस्तु अर्थात कर्म की आवश्यकता होती है। यह वस्तु संज्ञा, सर्वनाम या संज्ञा वाक्यांश हो सकते हैं। मैंने आपको पहले ही समझाया कि कर्म उपस्थित होता है सकर्मक में, तो वो सकर्मक में कर्म कोई वस्तु भी हो सकती है, संज्ञा, सर्वनाम या संज्ञा वाक्यांश भी हो सकता है।
उदाहरण के लिए देखिए, हम उदाहरण समझते हैं। मनु पानी भरता है। मनु पानी भरता है। प्रश्न लगाइए, क्या भरता है? उत्तर मिल रहा है पानी, तो कर्म है यहां पर पानी। सीता वीणा बजा रही है। फिर से प्रश्न पूछिए, क्या बजा रही है? उत्तर मिल रहा है वीणा, तो यहां पर कर्म है वीणा। राघव चित्र बना रहा है। क्या कर रहा है राघव? चित्र बना रहा है। प्रश्न का उत्तर मिल गया, तो चित्र। अगर मैं कहूं कि राघव किसका चित्र बना रहा है? उत्तर मिल जाता है राघव राम जी का चित्र बना। वाक्य है आपका, राघव राम का चित्र बना रहा है। प्रश्न पूछिए, किसका बना रहा है? राम का। तो यहां पर दो कर्म उपस्थित हो जाएंगे, एक तो राम और दूसरा चित्र। उसको हम आगे समझ लेंगे। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि चित्र कर्म है। तो इस प्रकार से सकर्मक में कर्म की आवश्यकता होती है, और यह कर्म कोई वस्तु हो सकती है, संज्ञा, सर्वनाम या संज्ञा वाक्यांश हो सकते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, या हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि सकर्मक क्रिया कितनी प्रकार से वाक्य में प्रयोग हो सकती है, उसको पहचानने का क्या तरीका है उस बारे में देखते हैं। देखिए, पहला भेद है इसका एक कर्मक, जहां पर एक कर्म हो ऐसी क्रिया। दूसरा भेद है द्विकर्मक। आपको अर्थ से ही समझ में आ रहा होगा, एक कर्मक क्रिया। उदाहरण, कारीगर मकान बना रहा है। कारीगर हो गया कर्ता, बनाना हो गया क्रिया, और मकान क्या बना रहा है? मकान, तो कर्म। तो यहां पर एक ही कर्म आया, क्या? कि कारीगर मकान बना रहा है। यहां पर एक कर्म है, मतलब एक ही उद्देश्य है कि वो बना रहा है। क्या बना रहा है भाई? मकान बना रहा है। नवीन नारियल खरीद रहा है। नवीन हो गया कर्ता, खरीदना हो गया क्रिया, और कर्म क्या? नारियल। क्या खरीद रहा है? नारियल। आपको उत्तर मिल रहा है, तो यहां पर उत्तर एक ही मिल रहा है, क्या? नारियल। समझे? तो यहां पर भी एक ही कर्म है। अर्थात वाक्य में जहां क्रियाओं में एक कर्म पाया जाता है, वहां एक कर्मक क्रिया होती है। जैसे शीला ने सेब खाया। भाई क्या खाया? सेब। एक उत्तर मिल रहा है, सेब कर्म है। नेहा पानी भरती है। क्या भर रही है नेहा? पानी। एक कर्म है। किरण कपड़े सिलती है। क्या सिलती है? कपड़े। तो यहां पर एक कर्म है। अमित क्रिकेट खेलता है। यहां पर भी एक कर्म है, क्रिकेट, है ना। राहुल सोहन को बुला रहा है। किसे बुला रहा है? सोहन को। एक ही कर्म है। ठीक है, तो यहां पर एक कर्मक। सीधी सी बात यह है कि जहां पर वाक्यों में एक कर्म हो, एक उद्देश्य, यानी कि वहां पर एक कर्मक क्रिया होती है। अब कुछ वाक्य हम देखते हैं, जैसे बहन ने भाई को राखी बांधी। बहन ने भाई को राखी बांधी। अब ये वाक्य अगर आपको पहचानने में आ जाएगा, तो आप तो सबसे पहले प्रश्न करो, क्या? बहन ने भाई को क्या बांधा? राखी। एक उत्तर मिल गया, है ना। अब इसी वाक्य से दूसरा प्रश्न करो कि बहन ने राखी किसको बांधी? भाई को। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस वाक्य में दो प्रश्न बनते हैं, एक तो किसको और दूसरा क्या। तो ऐसी स्थिति में कितने कर्म उपस्थित हो गए? दो। देखिए कैसे। द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया को कैसे समझते हैं? उदाहरण, बहन ने भाई को राखी बांधी। पहला प्रश्न कीजिए कि बहन ने क्या बांधा? राखी। तो भाई सकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहां पर बांधने का उत्तर मिल गया राखी, क्या का उत्तर मिल गया। अब राखी बांधी, बहन ने राखी किसको बांधी? दूसरा प्रश्न उपस्थित हो गया, तो उसका भी उत्तर मिल रहा है भाई को। तो अर्थात इस एक वाक्य में दो प्रश्न बनते हैं और दोनों को ही उत्तर मिल रहे हैं। तो यहां पर दो कर्म उपस्थित हैं और सकर्मक क्रिया है। ठीक है, कर्ता बहन, भाई कर्म, राखी भी कर्म, और क्रिया बांधना क्रिया। तो यहां पर दो कर्म उपस्थित हैं, भाई और राखी। दूसरा उदाहरण, मां ने बेटे को कहानी सुनाई। अब पहला प्रश्न पूछिए जानने के लिए कि यह सकर्मक है कि अकर्मक, कि मां ने क्या सुनाया? उत्तर मिल गई कहानी, तो यानी ये सकर्मक क्रिया है। उत्तर मिल गया क्या का। अब कहानी उसने किसको सुनाई? बेटे को, तो ये भी उत्तर मिल गया। इसका मतलब यह है कि यहां पर दो कर्म उपस्थित हैं, एक ही वाक्य में दो काम किए जा रहे हैं। बेटे को और कहानी, ये दोनों ही दो कर्म हैं। सुनाना एक क्रिया है और मां करता, तो यहां पर दो कर्म है। अर्थात वाक्य में
जिन क्रियाओं में दो कर्म पाए जाते हैं वह द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, अब देना तो हो गई क्रिया, ठीक है। प्रश्न करो राजा ने क्या दिया, उत्तर मिल गया दान, तो यहां पर पहला कर्म उपस्थित हो गया, उत्तर मिल गया। फिर दान किसे दिया, अगला प्रश्न बन गया किसे, उत्तर मिल गया ब्राह्मण को, तो ये दूसरा कर्म भी यहां पर मिल गया। तो इसका मतलब ये है राजा हुआ कर्ता, दिया हुआ क्रिया, पहला उत्तर मिला दान यानी कि कर्म, और दूसरा उत्तर भी मिला किसे, ब्राह्मण, तो वो भी कर्म। तो यहां पर भी दो कर्म उपस्थित हैं। मालिक नौकर को पैसे देते हैं, मालिक हो गया कर्ता, देना हो गया क्रिया, अब क्या दे रहे हैं, पैसे, एक कर्म उपस्थित, किसे दे रहे हैं, नौकर को, दो कर्म उपस्थित। पुलिस चोर को सबक सिखाती है, भाई पुलिस क्या सिखाती है, सबक, एक कर्म, किसे सिखा रही है, चोर को, दूसरा कर्म। तो मेरा मतलब यह है कि जहां पर भी आप इस प्रकार के वाक्य, मां ने चावल की खीर बनाई, मां ने क्या बनाया, खीर, किसकी खीर बनाई, किसकी खीर बनाई, चावल की। मां ने मेहमानों के लिए भोजन परोसा, तो मां ने परोसना क्रिया, मां करता, क्या परोसा, भोजन, उत्तर मिला, किसके लिए, मेहमानों के लिए, उत्तर मिला। तो इस प्रकार के वाक्य जहां पर कि दो कर्म हो, आप आसानी से पहचान जाएंगे अब कि आप वहां पर क्या, किसे और किसको, एक ही वाक्य में दो उत्तर ढूंढे। अगर आपको क्या का उत्तर मिल जाए, फिर भी अगर वाक्य पद बकाया बच जाए वाक्य में कोई शब्द, तो फिर उसे किससे ढूंढे, है ना। जैसे कि पुलिस चोर को सबक सिखाती है, यहां पर दो प्रश्न पूछने पड़ेंगे, पुलिस सिखाती है क्या, सबक, अब यहां पर ये चोर शब्द बकाया बच गया, तो दूसरा प्रश्न पूछो कि पुलिस सबक किसको सिखाती है, चोर को। तो जहां पर दो प्रश्न करने पर दोनों के ही उत्तर उपलब्ध हो जाए, वहां पर द्विकर्मक क्रिया होगी। अगला विशेष बात हम जानते हैं सकर्मक के बारे में, आपको समझ में आ गया कि सकर्मक भी दो प्रकार के होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक, ठीक है। दूसरी विशेष बात सकर्मक के बारे में क्या है, देखिए, कई बार सकर्मक क्रियाओं में कर्म का प्रयोग नहीं होता, कई बार कर्म नहीं आता सकर्मक क्रियाओं में, फिर भी वे सकर्मक हो जाती हैं, ठीक है। कैसे हो जाती हैं, सजल पढ़ रहा है, यहां पर कर्म नहीं है, सीधा क्रिया है और सजल है, यानी कर्ता है और क्रिया है। लेकिन कर्ता यहां कर्म ना होने पर भी एक उत्तर की अपेक्षा है कि जैसे मैंने कहा वो पढ़ रहा है, तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि अच्छा वो पढ़ाई कर रहा है, यानी कि पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर अपने आप ही उत्तर उपस्थित हो गया, पुस्तक, ठीक है। तो यहां पर ये अकर्मक क्रिया नहीं मानी जाएगी, ये सकर्मक में ही माना जाएगा। कपिल खेल रहा है, कर्म का अभाव है, किंतु उत्तर हो सकता है कबड्डी, हॉकी या फुटबॉल, तो यहां पर यह सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। तो यहां पर जहां पर कई शब्द वाक्यों में जहां पर कर्म का अभाव होता है किंतु वहां पर उत्तर की अपेक्षा होती है या उत्तर प्राप्त हो रहा होता है, तो वहां पर सकर्मक क्रिया मानी जाती है। दूसरा विशेष क्या है, देखिए, हम अकर्मक क्रियाओं के साथ उसी क्रिया से बनी भाववाचक क्रिया जब जोड़ देते हैं, ध्यान देना, कोई अकर्मक क्रिया है ना, जैसे कि कपिल खेल रहा है, कपिल खेल रहा है, यहां पर अकर्मक क्रिया है खेल, उत्तर नहीं मिल रहा क्या और किसको, है ना। लेकिन अगर यहां पर कह दूं मैं कि कपिल खेल खेल रहा है ना, खेल खेल रहा है, तो खेल उसी का भाववाचक संज्ञा है, क्रिया है। तो यहां पर अकर्मक क्रियाओं के साथ जब उसी क्रिया से बनी भाववाचक क्रिया जोड़ देते हैं तो वहां अकर्मक क्रिया सकर्मक में बदल जाती है। दो स्थितियां हैं, अकर्मक क्रिया कैसे सकर्मक में बदलेगी कि जहां पर उत्तर अपेक्षित हो तो वो अकर्मक होते हुए भी सकर्मक हो जाएगी, और जहां पर अकर्मक क्रिया के साथ उसी क्रिया की भाववाचक क्रिया जुड़ जाए तो वहां पर अकर्मक क्रिया सकर्मक में बदल जाएगी। जैसे किस्मत कई खेल खेलती है, यह बहुत गहरा वाक्य होता है इस प्रकार का, किस्मत कई खेल खेलती है, तो यह साधारण खेल की बात नहीं हो रही, खेलना है ना, खेलती है क्रिया और खेल उसी का भाववाचक क्रिया है, ठीक है। किस्मत कई खेल खेलती है, उसने सही चाल चली, चली क्रिया उसी का भाववाचक क्रिया चाल, समझ गए ना। तो इस प्रकार से जब शब्द रिपीट हो जाए, आपको कहीं भी
क्रिया से संबंधित ही कोई शब्द रिपीट हो जाए क्रिया के साथ, तो वहां पर आप समझ जाएं कि वो सकर्मक क्रिया मानी जाएगी, वो अकर्मक नहीं मानी जाएगी। बेशक यहां पर कर्म उपस्थित नहीं है, किंतु साथ में उसके उसी जैसा दूसरा भाववाचक क्रिया लगी हुई है, तो वहां पर वो सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। ठीक है। अब एक मैं बताती हूं आपको अपूर्ण क्रिया के रूप में, अपूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। देखिए, जो क्रियाएं अर्थ को पूर्ण करने में, जो क्रियाएं अर्थ को पूर्ण करने में असमर्थ होती हैं, समझना साथियों, जो क्रियाएं अर्थ को पूर्ण करने में असमर्थ रहती हैं उन्हें अपूर्ण क्रिया कहते हैं। जैसे कि होता है, होता है अपूर्ण है ना, कोई अर्थ प्रकट नहीं कर रहा, होता है, लेकिन जब उसके क्रिया को पूर्ण करने के लिए, अपूर्ण क्रिया कितने प्रकार की होती है, सिंपल सी बात है, एक अपूर्ण अकर्मक और एक अपूर्ण सकर्मक। तो अपूर्ण क्रिया के भेद, अपूर्ण सकर्मक क्रिया क्या है? अपूर्ण सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्म पर होने पर भी पूर्ण नहीं होता, यानी कि क्रियाओं का प्रभाव तो कर्म पर पड़ रहा है किंतु आशय प्रकट नहीं हो रहा, उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए संज्ञा या विशेषण की जरूरत पड़ती है, वे अपूर्ण सकर्मक होते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताती हूं, जैसे मैं तुझे समझता हूं, मैं तुझे समझता हूं। अब ये समझने की प्रभाव तुझे पर पड़ रहा है, यानी कर्म यहां उपस्थित है। मैं तो हो गया कर्ता, तुझे हो गया कर्म और समझना हो गया क्रिया। लेकिन क्या समझता हूं, यह उत्तर समझ में नहीं आया, स्पष्ट नहीं हुआ कि मैं तुम्हें मूर्ख समझता हूं, कि मैं तुम्हें चालाक समझता हूं, कि मैं तुम्हें अच्छा समझता हूं, कुछ उत्तर समझ में नहीं आया। तो यहां पर यह अपूर्ण वाक्य हो गया। लेकिन अगर मैं यहीं पर कह दूं मैं तुझे बुद्धिमान समझता हूं, तो यहां पर इस समझने का अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमें बुद्धिमान विशेषण का प्रयोग करना पड़ा। तो इस प्रकार से यह अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। और अपूर्ण सकर्मक क्रिया को हम कर्म पूरक या कर्म पूर्ति क्रिया भी कहते हैं। यानी कि क्रिया और कर्म की अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जब हम संज्ञा और विशेषण शब्दों का प्रयोग बीच में कर देते हैं और उससे उस वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, तो वहां पर अपूर्ण सकर्मक क्रिया होती है। मैं तुझे समझता हूं, मैं तुझे समझता हूं, इसमें समझना क्रिया है, तुझे कर्म है, तो यह तो स्पष्ट हो गया कि कर्ता तुझको समझ रहा है। ठीक है, लेकिन वो क्या समझ रहा है ये अस्पष्ट है। तो सकर्मक क्रिया होने के बाद भी इसका उद्देश्य या इसका अर्थ पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ। पर अगर मैं यहां पर कह दूं कि मैं तुझे चालाक समझता हूं, मैं तुझे होशियार समझता हूं, तो समझने का अर्थ होशियार या चालाक शब्द से स्पष्ट हुआ। तो यहां पर अर्थ स्पष्ट करने के लिए जब वाक्य में संज्ञा या विशेषण का प्रयोग किया जाता है कर्म के साथ, तो वहां पर अपूर्ण सकर्मक क्रिया होती है। इसी तरीके से अपूर्ण अकर्मक क्रिया क्या है? अपूर्ण अकर्मक क्रिया, देखिए, वे अकर्मक क्रियाएं जो कर्ता के होते हुए भी पूर्ण अर्थ का ज्ञान नहीं कराती। देखिए, अकर्मक में यह तो स्पष्ट है ना, बार बार भ्रमित ना हो कि अकर्मक में कर्म तो होगा ही नहीं। तो यहां पर कर्ता के होने के बाद भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो तो उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। और इसमें भी संज्ञा और विशेषण शब्दों की आवश्यकता रहती है। जैसे सुरेश है, अब है तो हो गई क्रिया, सहायक क्रिया, सुरेश हो गया कर्ता। अब वो सुरेश है, क्या है? वो सुरेश वीर है। तो यहां पर सुरेश की विशेषता बताने के लिए और है को स्पष्ट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए वीर विशेषण का प्रयोग हुआ। तो यहां पर सुरेश वीर है, यह पूर्ण वाक्य हुआ। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? क्रिया को सपोर्ट करने के लिए और सुरेश का अर्थ स्पष्ट करने के लिए इस वाक्य में वीरता का प्रयोग किया गया। या सुरेश महान है ना, सुरेश सज्जन है। तो इस प्रकार से साधु चोर निकला, साधु निकला, साधु निकला। अब क्या निकला? अस्पष्ट स्थिति है, साधु करता है, निकला, निकलना क्रिया है। पर इस दोनों शब्दों के होने के बावजूद भी वह वाक्य पूर्ण नहीं है। पर यहां पर अगर चोर लगा दें तो यहां पर स्पष्ट हो गया, साधु चोर निकला। नौकर रहा, नौकर क्या रहा? स्पष्ट है, अपूर्ण वाक्य है, नौकर बीमार रहा। आप
मेरे मित्र ठहरे, आप मेरे ठहरे, अपूर्ण है पर मित्र यहां पर पूर्ण वाक्य। तो अर्थ यह है कि अपूर्ण सकर्मक और पूर्ण सकर्मक क्या है कि जहां पर वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सकर्मक में कर्म होने के बाद भी अगर स्पष्ट ना हो तो वो अपूर्ण सकर्मक, वहां भी संज्ञा और विशेषण का प्रयोग होता है। ठीक है। और अपूर्ण अकर्मक में क्या होगा कि कर्ता के का भी अर्थ स्पष्ट ना हो, वाक्य अपूर्ण हो कर्ता और क्रिया होने के बाद में, और वहां पर फिर संज्ञा और विशेषण का प्रयोग करना पड़े तो वहां पर अपूर्ण अकर्मक क्रिया होगी। समझे साथियों? अब मैं यहां पर आपसे कुछ वाक्य आपके सामने रखती हूं, आप स्वयं सोचें कि वो सकर्मक है या अकर्मक। जैसे कि नमिता भोलू के लिए स्वेटर बुन रही है। नमिता भोलू के लिए स्वेटर बुन रही है। बताइए ये सकर्मक है या अकर्मक? और अगर सकर्मक है तो ये कौन सा भेद है सकर्मक का, एक कर्मक या द्विकर्मक? दूसरा मेरा है वाक्य कि रमेश बुला रहा है। कौन सी क्रिया है आप मुझे बताएं? रमेश बुला रहा है। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। वाक्य बताएं आप, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। कौन सा क्रिया का भेद है? शीला कुएं से पानी भरकर लाती है। इसमें कौन सी क्रिया का भेद है? इसी प्रकार से रमेश ने बनिया को उधार पैसा दिया। रमेश ने बनिया को उधार पैसा दिया। साहिल पुस्तक पढ़ता है। इस प्रकार से साथियों इनका उत्तर, ये सकर्मक है या अकर्मक क्रिया है, साथ में सकर्मक के कौन सा भेद है, आप मुझे चैट बॉक्स में इन वाक्यों का उत्तर लिख कर दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 मुझे लाइक अवश्य करें। मुझे आपके लाइक की बहुत आवश्यकता है साथियों, मुझे सपोर्ट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें जिससे कि वे भी लाभान्वित हों। आपकी प्रतियोगी परीक्षा और आपके जीवन की प्रत्येक परीक्षा के लिए आप सदा सफल रहें, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।